नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे सामने प्रस्तुत होगा कक्षा 10 की हिंदी का एक मॉडल पेपर। मॉडल पेपर नहीं, पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है, जिसे इस वीडियो में हम समझने का, उसकी संपूर्ण व्याख्या को देखने का प्रयास करेंगे। तो मॉडल पेपर अत्यंत उपयोगी होता है, जिसे देखने से आप लोगों को पेपर का पैटर्न पता चल जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि यह पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है, तो इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। और अधिकतर होता यह है कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों में से भी प्रश्न जो है उठा लिया जाता है, तो उस दृष्टि से भी ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। और हिंदी विषय में कुछ कॉमन विषय होते हैं, जैसे कि लेखक का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और कविता, गद्य, पद्य, ये सब कॉमन चीज़ें होती हैं जो बार बार रिपीट की जाती हैं। तो उस स्थिति के हिसाब से भी ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी है। तो चलिए प्रश्न पत्र को देखते हैं कि किस टाइप का प्रश्न पूछा था पिछले साल, और उससे हमें आइडिया लगेगी। और प्रश्नों को भी समझने का, उसके हल को भी, व्याख्या को भी देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए सीधे अपनी विषय वस्तु पर चलते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हिंदी कंटेंट से जुड़ने के लिए, बाकी और भी अध्ययन अध्यापन की चीज़ों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब शीघ्र ही विषय वस्तु पर चलते हैं। चलिए मित्रों, हमारे सामने आ चुका है प्रश्न पत्र, और अब फटाफट से प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया जाए। तो आइए फिर खंड आ में पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा जाए। तो पहले नंबर पे हमसे पूछा जा रहा है कि रस मीमांसा के लेखक कौन हैं। तो रस मीमांसा जो है रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। देखिए, इनके निबंध संग्रह चिंता भाग 1, चिंतामणि भाग 2, रस मीमांसा और त्रिवेणी, ये इनका संपूर्ण निबंध संकलन है। आप लोग इसको याद रखिएगा, आगे आप लोगों के काम आ सकता है यह प्रश्न, और इसमें भी पूछा जा सकता है, इस वाली परीक्षा में भी। तितली कृति की विधा है। तो तितली जो है उपन्यास है। किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद जी का। बड़ा ही अच्छा उपन्यास है। हमने इनके ढाई उपन्यास कार इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ढाई उपन्यासों की रचना की है। एक तितली, एक कंकाल और इरावती, जो कि अपूर्ण है क्योंकि उसी बीच में इनका देहांत हो गया था। तो हमने इनके तितली और कंकाल, इन दोनों उपन्यासों को हमने पढ़ा है। तितली उपन्यास बड़ा ही अच्छा है। प्रेम के एक वास्तविक स्वरूप, ऊंचे स्वरूप की जो है इसमें चित्रण किया गया है इस उपन्यास में। तो आप लोग समय निकाल करके, जब मन करेगा, जब खाली रहेंगे, साहित्य से अगर आप लोगों को प्रेम है तो ज़रूर पढ़िएगा इसको। चलिए फिर नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है गांधी की देन के लेखक हैं। बाकी हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और जो है इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद, और हिंदी साहित्य विमर्श जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये सब आप लोग याद रखिएगा। साहित्य और कला किसकी रचना है? तो साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। चलिए, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो राधाचरण गोस्वामी, चतुरसेन शास्त्री, दौलत राम, और ऑप्शन नंबर डी है धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती जो है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। रीतिकालीन कवि कौन है? जायसी देखिए भक्तिकालीन कवि हैं। कृष्णदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और फिर पद्माकर जो हैं रीतिकालीन कवि हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? भूषण हैं। इसमें इन्होंने राजा छत्रसाल की शौर्य व वीरता का वर्णन किया है। राजा छत्रसाल के जो है आश्रयदाता कवि थे। शिवाजी के दरबार में भी ये रहते थे। नंबर 8 है तार सप्तक के संपादक। तो बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इनकी रचना क्या है? युगवाड़ी। पल्लव भी इनकी रचना है। चलिए, तो युगवाड़ी सही हो गया। प्रेम वाटिका देखिए रस खान की है। ज्ञानदीप नूर मोहम्मद की रचना है। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। तो स्मृति की रेखाएं संस्मरण है, और ये जो है महादेवी वर्मा की रचना है। अब इनको जो है संस्मरण और रेखा चित्र रचनाकार कहा जाता है। प्रसिद्ध संस्मरण लेखिका के रूप में विद्यमान है महादेवी वर्मा जी, जो छायावाद की बृहत लघुत्रयी कवियों में शामिल है।
और इनकी प्रमुख रचनाएं जो है निहार, नीरजा, रस, निशांत, गीत, दीपशिखा, यामा, सप्तवर्णा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं आदि हैं। देखिए आप लोग बोर मत महसूस कीजिएगा, हम इसलिए बताते चल रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक उद्देश्य के लिए पढ़ाई नहीं की जाती है। अगर आप लोगों को ये सब क्वेश्चन याद रहेंगे तो आगे भविष्य में आप लोगों के काम आएंगे। इस वजह से हम जो क्वेश्चन है उसको ब्रॉड में भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए नंबर 11 है करुण रस का अस्थाई भाव है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस का अर्थ है समान, मेरा मन जो है पीपल के पत्ते की भांति डोला, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। सुन केवट के बैन, केवट के प्रेम में लपेटे हुए वचनों को सुनकर करुणा के सागर श्री राम जी चितई जानकी लखन तन, अरे लक्ष्मण और जानकी जी के तरफ देखें। तो उपयुक्त पंक्तियों में क्या छंद है? छंद है सोरठा। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या है? अनु। चलिए प्रत्यय के प्रकार, दो प्रत्यय होते हैं प्रमुख, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। वेद पुराण में समास है चा अर्थे द्वंद्व, वेद और पुराण, तो इसमें चा अर्थ की प्रधानता हो रही है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है, तो प्रमोद हो जाएगा इसका तत्सम रूप। इत्यादि में संधि है इति धन आदि, यड़ संधि, ई का या, ऊ का व, री का र और ली का ला, इको यड़च। चलिए फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन है, तो फलम फले फलानि, फलम फले फलान, फलेन, तो एक वचन तृतीया विभक्ति, राइट हो जाएगा। अपठम धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठत अपठथाम, अपठन, अपठह अपठतम, अपठन, अपठम अपठहाव अपठाम, तो अपठम एक वचन उत्तम पुरुष हो गया। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। अब आइए वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा को देखते हैं। तो अब पहले गद्यांश हम लोगों से पूछा जाएगा। तो गद्यांश क्या है? मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं। तो सबसे पहले आप लोग समझ गए होंगे कि यह मित्रता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो अब फिर रेखांकित अंश की व्याख्या देख लीजिए। कहा जा रहा है कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों, अर्थात मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दोनों मित्र समान भाव के हों, समान कार्य करते हों, या एक ही रुचि के हों, उन लोगों की रुचि जो है एक समान हो, यानी विपरीत रुचि के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता नहीं है। हमने बताया कि विपरीत रुचि है अगर एक दूसरे की, तब भी उनमें मित्रता की संभावना है, लेकिन अगर रुचि रहे तब तो सोने में सुहागा है। देखिए चलिए, दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है, और इतिहास उठाकर देखें तो दो भिन्न प्रवृत्ति के मनुष्यों में प्रेम और मित्रता रही है। जैसे राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत, और दुर्योधन कर्ण का उदाहरण लिया गया है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? यही कहना चाहता है कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक प्रकृति और आचरण के हों। चलिए फिर एक गद्यांश हम बताएंगे और एक छोड़ेंगे। तो अजंता भगवत शरण उपाध्याय देख लीजिएगा आप लोग, और फिर नीचे दिए गए पद्यांश, एक पद्यांश भी बता दे रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि निर्गुण, ये देखिए पद शीर्षक से लिया गया सूरदास जी। तो संदर्भ आप लोग कर लेंगे। चलिए अर्थ बताते चल रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये चैप्टर। भ्रमर गीत से लिया गया उद्धव गोपी संवाद। वैसे तो हम पूरा भ्रमर गीत पढ़े हैं, 100 पदों में उद्धव और गोपी संवाद को वर्णित किया गया है। भ्रमर गीत जो है भागवत का एक महत्वपूर्ण अंश है। चलिए, निर्गुण कौन देश कौवासी, इसकी जो है मूल कथा क्या है कि जब उद्धव जो है गोपियों को समझाने के लिए आते हैं कि तुम कृष्ण को भूलकर योग साधना करो, निराकार ब्रह्म की उपासना करो, तो इस पर गोपियाँ बहुत बिगड़ जाती हैं और यह उद्धव को फटकारती हुई कहती हैं कि प्रश्न उनसे करती हैं, निर्गुण कौन देश कौवासी, हे उद्धव जो तुम मुझे जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने को कह रहे हो वह किस देश का वासी है। मधुकर कही समुझाई सौहदे, हे मधुकर मैं तुम्हें अपनी शपथ दिलाकर पूछती हूँ, साच न हासी मैं तुमसे सच पूछती हूँ,
ना हासी मतलब हंसी नहीं कर रही हूँ। हे मधुकर, मैं तुमसे अपनी शपथ देकर सच पूछती हूँ, मैं तुमसे हंसी नहीं कर रही हूँ। मुझे बताओ, निर्गुण किस देश का वासी है? को है जनक, उसके पिता कौन है? कौन है जननी, उसकी माता कौन है? कौन नारी, उसकी पत्नी कौन है? और को दासी, और कौन उसकी दासी है? कैसा उसका वर्ण भेष है? कि रस में अभिलाषी, और उसमें क्या जो है अच्छा है जिसकी मैं अभिलाषा करूं? पावे गो पुण्य कियो आपनो, जौर करोगे गासी। हे उद्धव, यदि तुम हमारे साथ, गासी का अर्थ है छल, यदि तुम हमारे साथ छल करोगे तो तुम्हें तुम्हारे किए का दंड अवश्य मिलेगा। और यह सब सुनकर सुनत मौन हुए रहो बावरो। यह सब सुनकर उद्धव जी बावले हो गए, अर्थात उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ कर लेंगे आप लोग, रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेंगे। और देखिए, निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की है? यही कठिनाई है कि निर्गुण ब्रह्म निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसके संबंधों के बारे में हमें नहीं पता है, तो हम किस प्रकार से उसकी उपासना करें? चलिए फिर चीटी को देखा सुमित्रा नंदन पंत, ये आप लोग कर लीजिएगा। फिर ये लाइन क्या है? नंबर 3 कहा जा रहा है, कवि वह है पिपीलिका पात। तो इस पे कवि किस आदर्श के प्रति संकेत करता है? तो जिस प्रकार चींटियाँ जो है एक सूत्र में आगे बढ़ती हैं और अपने काम को निरंतर करती हैं, उसी प्रकार हम सबको भी एकता में रहना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, यही कहना चाह रहा है कवि। चलिए फिर नंबर 3, इस प्रकार हमने गद्यांश और पद्यांश को देखा। अब आइए संस्कृत गद्यांशों को देखते हैं। तो कह रहे हैं कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी जो है अत्यंत विख्यात प्राचीन नगरी है। यह विमल मतलब स्वच्छ, सलिल मतलब यह स्वच्छ और पवित्र गंगा के कूल, गंगा के किनारे स्थित है। अस्य घट्टा नाम वलयाकृत, इसके घाटों की वलयाकृति पंक्ति जो है, धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, चांदनी में सफ़ेद जब दिखती है तो यह अत्यंत सुशोभित होता है। अगणिता पर्यटका सुरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्रायन्ति, अगणित पर्यटक जो है सुदूर देश से यहाँ पर नित्य आते हैं। और अस्य घट्टानांच शोभाम विलोक, इसके घाटों की शोभा को देखकर इमाम बहु प्रशंसन्ति, और इसकी अत्यंत प्रशंसा करते हैं। चलिए फिर एक गद्यांश भी हो गया। संकेत संदर्भ संग व्याख्या आप लोग इसी तरीके से करके लिख लीजिएगा, व्याख्या हम बता लिए। और चलिए, दिए गए संस्कृत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद। तो अपदो दूरगामी च, प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है। अपदो दूरगामी च, वह जो बिना पैर का है लेकिन दूर तक जा सकता है। साक्षरो न च पंडितः, वह साक्षर है लेकिन पंडित विद्वान नहीं है। अमुखः स्फुट वक्ता, वह जो बिना मुख का है लेकिन बोलने में वाचाल है। चा यो जानति, और जो इसको जानता है, मतलब इस पहेली का अर्थ जो जानता है, स पंडितः, वही पंडित है, वही विद्वान है। दूसरा है धान्या नाम उत्तमम किंश्वित धना नाम स्यात् किमुत्तमम यच्छ युधिष्ठिर संलापः, अनाज रूपी धन में क्या उत्तम है, और धनों में क्या उत्तम है, लाभ में क्या उत्तम है, सुख में क्या उत्तम है। तो ये जो है यच्छ युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहे हैं, इसका आंसर क्या दिया था युधिष्ठिर ने, आप लोगों को याद है? चलिए हम बता रहे हैं। अनाज रूपी धन में उत्तम जो है कुशलता है, और धन में जो है क्या उत्तम है, धन में उत्तम जो है सुख है। और फिर धन में उत्तम जो है विद्या धन है, क्योंकि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। लाभ में उत्तम जो है सुख है, और सुखा नाम स्यात् किमुत्तमम, और सुख में जो है संतोष उत्तम है। तो इस प्रकार युधिष्ठिर जो है यक्ष के इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। फिर इस तरीके से हमने दोनों पद्यांश बता दिया, आप लोग देख लीजिएगा बुक में भी। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पर है, आप लोग इसे देख लीजिएगा अपने ज़िले के हिसाब से। जो खंड काव्य आप लोगों की सिलेबस में लगा होगा, या तो उसकी कथावस्तु पढ़ लीजिएगा, कथावस्तु थोड़ी ब्रॉड हो जाती है, तो अगर उसको नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण पढ़ लीजिएगा, दोनों में से कोई एक पूछता है। चलिए तो फिर आगे, ये सब आप लोगों के क्षेत्र की चीज़ें हैं। तो किसी एक लेखक का जीवन परिचय, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। एक गद्य में से पूछा जाएगा और फिर पद्य में भी लेखक का जीवन परिचय। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक, तो परमार्थ की भावना से भरा हुआ श्लोक आप लोग
लिख दीजिएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दे दीजिएगा। श्वेत केतु कस्य पुत्र आसीत् आरूढ़ी। विश्वस्य स्रष्टा कः ईश्वरः। आतुरस्य मित्रः। रोगी का मित्र कौन। वैद्य। चंद्रशेखरः स्वपितुः नाम किम अकथयत्। स्वतंत्रः। चलिए, तो इस तरीके से फिर बाकी आप लोग निबंध को देख लीजिएगा अच्छे से, बुक में से या सीरीज में से। जिस टॉपिक पे निबंध आप लोगों को याद करना होगा याद कर लीजिएगा। तो मित्रों, इस तरीके से लंबे समय में नहीं, समय भी हमने कम लिया है और संक्षिप्त रूप से भी किया है। तो संक्षिप्त रूप से और कम समय में हमने आप लोगों के प्रश्न को हल किया है और प्रश्न पत्र को देखा है। इससे आप लोगों को अपने आगामी क्वेश्चन पेपर का आइडिया लगा होगा, प्रश्नों को भी आइडिया लगी होगी, प्रश्न भी आप लोगों के समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों की मदद हुई होगी। तो इसी तरीके के अन्य कंटेंट के लिए आगे हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतने समय तक मित्रों हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी वीडियो के दौरान तो मुझे क्षमा करने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग भी मेरे भाई बंधु, मेरे मित्र हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।